हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर में हम आज एक नए प्रकार के चट्टान का अध्ययन करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। हमने लास्ट के लेक्चर्स में इन चट्टानों को कवर किया था। हमने इसके पहले आर्कियन चट्टान पढ़ा है, फिर हमने धारवाड़ चट्टान पढ़ा था, इसके बाद कुडप्पा चट्टान, फिर विंध्य चट्टान। हमने इन चार चट्टान का अध्ययन कर लिया है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो आर्कियन चट्टान है और धारवाड़ चट्टान है, ये आर्कियन शैल समूह में आता है। फिर मैंने आपको बताया था कि कुडप्पा और विंध्य चट्टान ये पुराना शैल समूह में आता है। इसके बाद एक तीसरा शैल समूह में आता है, ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही उसका विस्तार भारत में बहुत ज्यादा है। वो है इन इन जो शैल समूह है। सबसे पहला शैल समूह मैंने आपको बताया आर्कियन शैल समूह। पहला शैल समूह क्या है? आर्कियन रॉक सिस्टम। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने जो दूसरा सिस्टम पढ़ा था वो था पुराना शैल समूह या फिर पुराण शैल समूह। ये पढ़ लिया था, जिसमें कुडप्पा और विंध्य चट्टान आ रही है। इसी के बाद जो यहां पर हमारा शैल समूह आएगा वो है द्रविड़ शैल समूह। द्रविड़ शैल समूह। क्लियर? तो दोस्तों, थोड़ी सी बात हम द्रविड़ शैल समूह की करेंगे, फिर हम आते हैं आर शैल समूह। आर शैल समूह, इन चारों को मिलाकर के आर शैल समूह बनता है। मैंने पहले लेक्चर में आपको ये सारी बातें बताई थी। आर्य शैल समूह, तो इन चारों को मिला के आर शैल समूह बनता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम द्रविड़ शैल समूह के बारे में। दोस्तों, द्रविड़ शैल समूह कहां पाया जाता है? बहुत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के रेवा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के रेवा क्षेत्र में इसका विस्तार, रीवा क्षेत्र। ओके दोस्तों, तो पहली बात यह है कि यह रीवा क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों, इसमें जीवाश्म मिलना शुरू हो गए थे। जीवाश्म मतलब होता है फॉसिल्स, यानी वनस्पति मिलना शुरू हो गए थे। वनस्पति व जीव मिलने शुरू हो गए थे, तो इसमें जीवाश्म पाया जाता है, फॉसिल्स पाया जाता है द्रविड़ शैल समूह में। और इसका जो निर्माण हुआ है द्रविड़ शैल समूह का, वो हुआ है कार्बोनिफेरस, कैम्ब्रियन युग से लेकर के कार्बोनिफेरस के बीच में। कैम्ब्रियन युग से लेके कार्बोनिफेरस के बीच में इसका निर्माण हो चुका। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आपको जानना है कि इसमें जो कोयला पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। तो दोस्तों, कोयला क्यों पाया जाता है? क्योंकि जीवाश्म मौजूद है, वनस्पति मौजूद है, जीव मौजूद है। तो ये जो वनस्पति है जब दब जाएगी, तो कुछ सालों बाद ये वनस्पति कोयले में बदल जाती है। इसी कारण इसमें कोयला पाया जाता है। और जो कोयला पाया जाता है, सबसे उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। उच्च कोटि का कोयला प्राप्त होता है। अब उच्च कोटि का कोयला प्राप्त होता है, मैं आपको बता दूं, इतना आपने लिख लिया होगा। मैं आपको बता दूं कि कोयला कितने प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है।
सबसे पहला कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे पहला कोयला है और सबसे उच्च कोटि का, जिसकी क्वालिटी सबसे अच्छी है, वो है एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला। जो दूसरा कोयला है वो है बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला, इसकी जो क्वालिटी है एंथ्रासाइट से कम है। क्वालिटी कैसे हम निर्धारण करते हैं? वो कोयला उच्च कोटि का कोयला कहलाता है। उच्च या फिर आप हाई क्वालिटी का कोयला कह सकते हैं। हाई क्वालिटी का जो कोल होता है उच्च कोटि का, जिसमें कार्बन की प्रतिशत ज्यादा हो, जिसमें कार्बन का प्रतिशत ज्यादा होगा, वो कोयला उतना ही उच्च कोटि का होगा। इसका अर्थ है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट। और दूसरा प्रकार का है बिटुमिनस। तीसरे प्रकार का कोयला होता है लिग्नाइट। और चौथे प्रकार का कोयला है पिट। तो 4 प्रकार के कोयले होते हैं। इसको हमने कैसे कैटेगरी किया है? इसका विभाजन मैंने इस आधार पे किया है कि सबसे ज्यादा किसमें कोयले का प्रतिशत पाया जाता है। सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइट, उसके कम बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट और सबसे कम पिट कोयला है। भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। क्लियर? तो ये था कोयले के बारे में। और द्रविड़ शैल समूह, हमने अभी विंध्यन के बाद एक शैल समूह आता है, हमने जो भी पढ़ा द्रविड़ रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है गोंडवाना चट्टान। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गोंडवाना चट्टान के बारे में पढ़ना। दोस्तों, ये जो गोंडवाना है, गोंडवाना चट्टान है, गोंडवाना। इसके बाद आप देख रहे हैं दक्कन, दक्कन ट्रैप। इसके बाद आप देख रहे हैं टर्शियरी। और चौथा है क्वाटनरी। क्वाटनरी। तो ये जो 4 प्रकार के रॉक हैं, ये सब आर्य शैल समूह में आते हैं। आर्य शैल समूह में आते हैं। ये आर्यन रॉक सिस्टम में आते हैं। क्लियर? तो आर्य शैल समूह में आते हैं। हम गोंडवाना चट्टान के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि गोंडवाना चट्टान का नाम गोंडवाना क्यों रखा गया। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में एक प्रिमिटिव ट्राइब है, एक प्राचीन जनजाति है और उनका नाम है गोंडी। उनका नाम है गोंडी। तो इस जनजाति के नाम पर गोंडवाना चट्टान का नाम रखा गया। क्लियर? अब हम ये समझते हैं, तो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे ये बता दूं गोंडवाना चट्टान पे। तो जो इसका निर्माण काल है, ये शुरू कब हुआ? तो देखिए, मैंने आपको जब द्रविड़ शैल समूह पढ़ाया, जब मैंने आपको द्रविड़ पढ़ाया था, द्रविड़ शैल समूह पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसका निर्माण होना शुरू हुआ था कैम्ब्रियन से लेके कार्बोनिफेरस। मैंने अभी आपको लेक्चर की शुरुआती पॉइंट यही बताया था। तो द्रविड़ के बाद आया है गोंडवाना। तो इसका निर्माण शुरू हुआ है कार्बोनिफेरस से लेके जुरैसिक काल के बीच। तो इसका निर्माण हुआ है कार्बोनिफेरस और जुरैसिक काल के बीच में। क्लियर? दोस्तों, मैं आपको अभी तक जितने भी चट्टान पढ़ा रहा था,
हमने सारी चट्टानों में एक विशेषता देखी थी, इसमें जीवाश्म नहीं उपस्थित थे, फॉसिल्स वर नॉट फाउंड। लेकिन जब हम गोंडवाना चट्टान पढ़ते हैं तो हमें इसमें दिखता है जीवाश्म, हमें फॉसिल्स मिलना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? अब फॉसिल्स मिलना क्यों शुरू हो जाते हैं? क्योंकि इसी समय वनस्पति, जो जीवों की उत्पत्ति है, वो शुरू हो गई थी। वनस्पति, ठीक है। तो जब ये वनस्पति दब गई, ठीक है, तो जब ये दब गए तो इसके बाद काफी समय बाद ये कोयले में परिवर्तित हो गए। इसलिए भारत में जो 98% कोयला है, भारत में 98% कोल हमें गोंडवाना चट्टान से प्राप्त होता है। दोस्तों, ये कैसी प्रकार की चट्टान है? ये एक अवसादी प्रकार की चट्टान है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। अगर मैं इसकी बात करूं तो जो इसकी वर्तमान स्थिति, ये कहां से टूट करके बना है, तो मैं आपको बता चुका था पिछले लेक्चर में, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि का भाग था, जिसमें कि साउथ जो अफ्रीका महाद्वीप है वो आता था, मेडागास्कर आता था, ऑस्ट्रेलिया आता था। तो ये जो हिस्सा है ये सारे किस में आते हैं? ये आते थे गोंडवाना भूमि में, गोंडवाना लैंड पे। तो भारत ऑस्ट्रेलिया से टूट करके आगे बढ़ा। तो जब भारत टूटा था कार्बोनिफेरस युग में, यहां पर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में हिमयुग आया, हिमयुग आया। तो हिमयुग जब आया तो इसमें हमने ये देखा कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग में बर्फ जमने लगी, ग्लेशियल डिपॉजिट्स हो गए। तो बर्फ जमने लगी तो हमें इसका कैसे पता चलता है कि ये गोंडवाना क्षेत्र का भाग था भारत? जब हम देखते हैं गोंडवाना लैंड, तो जब हम इसका खनन करते हैं तो इसके नीचे हमें हिमानीकृत निक्षेप प्राप्त होते हैं, हमें ग्लेशियल डिपॉजिट्स प्राप्त होते हैं, हमें ग्लेशियल डिपॉजिट्स प्राप्त होते हैं। इससे ये पता चलता है कि जो हिमयुग आया था वो तो उत्तर और दक्षिण में आएगा, बीच में तो आएगा नहीं, क्योंकि बीच में सूर्य की किरणें अत्यधिक मात्रा में पड़ती हैं। तो हिमयुग उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की तरफ ही आएगा। तो भारत कहीं ना कहीं नीचे की तरफ था, और फिर इसने जो इसका मूवमेंट है, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग का मूवमेंट है, ऊपर की ओर हुआ। और जब ये ऊपर की ओर बढ़ा है तो धीरे धीरे क्या वो बर्फ पिघलने लगी, वनस्पति आने लगी। और भारत कहां पे आ गया? भारत यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। तो भारत यहां से टूट करके ऊपर आया, और भारत जब यहां पे पहुंचने लगा तो वर्षा हुई। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत होती है। तो इस क्षेत्र में वर्षा क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि सूर्य की किरणें इस विषुवत, इस ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। कारण क्या है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ती हैं। वर्षा हुई और वर्षा के कारण वनस्पति बनी, और वनस्पति बनी तो जब वनस्पति दब गई तो उसके कारण कोयले का निर्माण हुआ। इसलिए पहली बार हमें जीवाश्म इस चट्टान में देखने को मिलेगा, और इसी युग में मछली, जलीय जीव हमें देखने को मिलते हैं। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, वनस्पति का विकास होता है किस भूगर्भिक हलचलों से। वनस्पति चट्टानों में दब जाती है, जिसके कारण क्या बन जाता है? कोयला।
जो धरती है इसके अंदर हमेशा मूवमेंट होता है। तो जो अंदर के अंतर्जात बल के कारण जो ऊपर वनस्पति थी वो अंदर दब जाती है, और जब ये दब जाती है तो कोयले का निर्माण हो जाता है। क्लियर? इसके लिए लाखों वर्ष, हजारों वर्ष भी लग जाते हैं कोयले डिपोजिट बनने के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत के उन क्षेत्रों की जहां पर गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों अब हम भारत के उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां पर गोंडवाना चट्टानें हमें प्राप्त होती हैं, और यहां से आपका गोंडवाना चट्टान का लेक्चर और उसका विश्लेषण खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं भारत के किन क्षेत्रों पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे पहला क्षेत्र होगा दोस्तों वो है दामोदर नदी घाटी। झारखंड पे और पश्चिम बंगाल पर यह क्षेत्र फैला हुआ, यह है दामोदर नदी घाटी। यहां पर हमें मिलेगा गोंडवाना क्रम की चट्टान। दूसरा होगा महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। तीसरा है गोदावरी नदी घाटी। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम नदी का चैप्टर पढ़ेंगे। गोदावरी नदी घाटी, तो जहां पर नदियों का विस्तार है वहां वहां उस राज्य पर हमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्राप्त होंगी। तो यहां पर आप देखें दामोदर नदी घाटी। तो दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र पे जो प्रमुख रीजन्स हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं, वो है झारखंड का झारिया। नोट करिएगा, कई बार पूछा गया है। झारखंड का झारिया, बोकारो, यहां पर हमें कोयला प्राप्त होता है। तो झारिया और बोकारो। महानदी घाटी पे देखें हम, तो महानदी घाटी जो है, महानदी नदी पर यहाँ ये उड़ीसा का एंड पॉइंट है। उड़ीसा यहाँ पे राज्य है, तो उड़ीसा के तलचर पर हमें कोयला प्राप्त होता है और गोंडवाना चट्टानें हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा है छत्तीसगढ़ का कोरबा। ये छत्तीसगढ़ राज्य है और छत्तीसगढ़ का कोरबा जिले से, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से गोंडवाना क्रम की चट्टानें प्राप्त होती हैं। अब हम देखते हैं गोदावरी नदी घाटी। तो गोदावरी नदी घाटी ये कुछ रीजन मध्य प्रदेश का छूता है। तो यहाँ पर है मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला। यहाँ सबसे मोटी आपको मोटी परत मिलेगी कोयले की, तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली। और यहाँ है तेलंगाना का सिंगरैनी। कुछ हिस्सा गोदावरी नदी घाटी का इधर महाराष्ट्र है और इधर आंध्र प्रदेश है। तो ये आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के भाग में भी पाया जाता है। अब उन प्रमुख नाम मैं आपको बता रहा हूं। राजमहल झारखंड, सतपुड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश, महादेव पहाड़ी ये भी मध्य प्रदेश, और पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का रानीगंज, यहां हमें गोंडवाना चट्टानें प्राप्त होंगी और इसी पे अत्यधिक मात्रा में कोयला प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये था गोंडवाना चट्टान के बारे में संपूर्ण विश्लेषण। आशा है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को हर ग्रुप में शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।